मैं राघव हूँ। और मैं नेहा। आप सुन रहे हैं मिड लाइफ विजडम, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उस फेज की जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और क्लैरिटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मेरे आसपास मतलब हर कोई अगले साल की योजनाओं में डूबा हुआ है। नए लक्ष्य, नए संकल्प और ज्यादा हासिल करने की एक अंतहीन दौड़। एक तरह का दबाव महसूस होता है ना। हाँ, ये तो एक सांस्कृतिक रस्म जैसी बन गई है। जैसी दिसंबर आता है, प्रदर्शन और उत्पादकता का एक नया चक्र शुरू करने का दबाव बन जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि एक बेहतर साल का मतलब है एक व्यस्त साल। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है वो इस पूरी धारणा पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये उन लोगों के लिए है जो शायद जीवन के मध्य पड़ाव में है, 40 से 50 के दशक में, और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से तो चल रही है, पर शायद गलत पटरी पर। आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम और क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो मायने रखता है। क्या जिंदगी सच में बेहतर हुई या सिर्फ और व्यस्त हो गई? ये एक बहुत ही असहज करने वाला लेकिन जरूरी सवाल है, क्योंकि ये हमारी सफलता की जो परिभाषा है ना, उसी को चुनौती देता है। ये सामग्री हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि जिस सक्षमता या कॉम्पिटेंस को हम एक मेडल की तरह पहनते हैं कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, कहीं हम उसकी कोई भारी छिपी हुई कीमत तो नहीं चुका रहे। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी अदृश्य कीमत को उजागर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस तस्वीर से जो ये सामग्री हमारे सामने रखती है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद बहुत से लोगों को अपने घर के आईने जैसी लगेगी। ये मध्य जीवन के उस दबाव की बात करती है जो हर दिशा से एक साथ आता है। हाँ, इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह समझा जा सकता है, जहाँ कई दबाव एक ही समय पर अपने चरम पर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले काम। ये अब सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं रही, ये मानसिक रूप से 24/7 हमारे साथ है। फोन पर ईमेल, देर रात तक चलने वाली मीटिंग्स और हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव। हाँ, फिर आते हैं बच्चे। ये सिर्फ उन्हें स्कूल छोड़ने और लाने की बात नहीं है, ये उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को समझने, उनके भविष्य की चिंता करने और उनके साथ मानसिक रूप से मौजूद रहने का अथक प्रयास है, जो अपने आप में एक पूरी नौकरी है। एक पूरी नौकरी है। और ये भावनात्मक ऊर्जा अक्सर काम की ऊर्जा से कहीं ज्यादा थका देने वाली होती है। ये ऐसी ऊर्जा है जिसे आप किसी एक्सेल शीट पर माप नहीं सकते। सही कहा। और इसी मिश्रण में तीसरा तत्व जुड़ता है, हमारे बुजुर्ग होते माता पिता। अचानक भूमिकाएं पलट जाती हैं। जो लोग हमेशा हमारा सहारा थे, अब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, दवाइयां, बड़े वित्तीय फैसले। और ये सब तब होता है जब हमें इसका कोई प्रशिक्षण नहीं मिला होता। ये वही सैंडविच पीढ़ी वाली स्थिति है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब यह हकीकत बनती है तो इसका भावनात्मक बोझ बहुत ज्यादा होता है। आप एक ही समय में अपनी पिछली और अगली पीढ़ी दोनों की देखभाल कर रहे होते हैं, और ये सब तब हो रहा है जब आपका करियर भी अपने शिखर पर है। ज्यादा जिम्मेदारियां, बड़ी टीम और गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। बाहर से देखने पर ये कमाल की तस्वीर लगती है। लोग कहते हैं, वाह, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? आप तो सुपर हीरो हैं, और हम भी ये मानने लगते हैं। हाँ। और यही इस जाल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, सक्षमता का मुखौटा। हमारा समाज इस तरह की व्यस्तता को सफलता का प्रतीक मानता है। एक भरा हुआ कैलेंडर, लगातार आती हुई ईमेल्स, हर भूमिका को बखूबी निभाना, इसे एक उपलब्धि की तरह देखा जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अपेक्षा बन गई है। हमेशा उत्पादक दिखना, हमेशा उपलब्ध रहना, ये एक अदृश्य दबाव है। सामग्री यही सवाल उठाती है कि इस सब कुछ संभालने की दौड़ में हम जीत तो रहे हैं, पर क्या हम कुछ ऐसा खो रहे हैं जो ज्यादा कीमती है? और यहीं से ये चर्चा और गहरी होती है। बाहरी सफलता की इस चमकदार तस्वीर के बाद सामग्री एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछती है, इस सब की कीमत क्या थी? और ये पैसों की बात नहीं है, ये उन चीजों की बात है जो हमारी जेब से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से निकलती हैं। ये वो अदृश्य कर्ज है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और हमें इसका पता तब चलता है जब हम दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। सामग्री 3 मुख्य कीमतों का जिक्र करती है। पहली है ऊर्जा। एक पंक्ति है जो कहती है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन आप हमेशा थके हुए हैं। और ये वो वाली थकान नहीं है जो 8 घंटे सोकर उतर जाए। ये तो जैसे हड्डियों में बस जाती है, एक मानसिक और भावनात्मक थकावट। इसे बर्नआउट से भी ज्यादा सूक्ष्म समझना चाहिए। बर्नआउट तो एक तरह का धमाका है। हाँ, एक एक्सप्लोजन जैसा। बिल्कुल, लेकिन ये एक धीमी गति से जलने जैसा है। आप काम तो करते रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं,
लेकिन अंदर से प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत वो सूख चुका होता है। आप बस अपनी इच्छा शक्ति के ईंधन पर चल रहे होते हैं। दूसरी कीमत है स्वास्थ्य। हमारा शरीर लगातार संकेत देता है, कभी न जाने वाला पीठ दर्द, कभी लगातार सिर दर्द, पाचन की समस्याएं। हाँ, लेकिन हमारा दिमाग इन संकेतों को एक ही जवाब देता है, ये धीमे होने का साल नहीं है। हम खुद से कहते हैं बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए या बस बच्चों के एग्जाम हो जाएं, फिर मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा। लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। और ये टालम-टोल की आदत एक बहुत ही खतरनाक खेल है। हम अपने भविष्य के स्वास्थ्य को वर्तमान की उत्पादकता के लिए दांव पर लगा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भविष्य उसी स्वास्थ्य की नींव पर खड़ा होगा जिसे हम आज नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक ऐसा कर्ज है जिसका ब्याज बहुत भारी पड़ता है। और तीसरी और शायद सबसे डरावनी कीमत है खुद के लिए समय। मेरा मतलब जिम जाने या कोई कोर्स करने से नहीं है, मेरा मतलब है खाली समय। वो समय जब हम कुछ कर नहीं रहे होते, बस होते हैं। सोचने का समय, विचार करने का समय, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए एक कप चाय पीने का समय। हाँ, ये समय पूरी तरह से गायब हो जाता है। और ये खाली समय कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। इसी समय में हम अपने अनुभवों को प्रोसेस करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और रचनात्मकता को जन्म देते हैं। इसके बिना हम इंसानी रोबोट बन जाते हैं जो सिर्फ दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं। यहीं पर सामग्री एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करती है जो इस पूरी स्थिति को समझाता है। मध्य जीवन ढहता नहीं है, ये सिकुड़ता है, कंप्रेसेस। सिकुड़ना, ये एक दिलचस्प शब्द है। आमतौर पर हम बर्नआउट या ब्रेकडाउन की बात करते हैं, जो किसी धमाके जैसा लगता है। सिकुड़ना तो बहुत शांत और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसका असल में मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ढहने या बिखरने का मतलब है कि एक दिन सब कुछ टूटकर गिर जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। सिकुड़न का मतलब है कि आपकी दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। बाहर से दबाव बढ़ता है, बच्चों की ज़रूरतें, माता पिता की जिम्मेदारियां, काम का प्रेशर, और अंदर से आपकी अपनी दुनिया सिकुड़ने लगती है। आपके शौक पूछे छूट जाते हैं, दोस्तों से मिलना कम हो जाता है। जिन किताबों को आप पढ़ना चाहते थे वे धूल खा रही हैं। आपका पूरा अस्तित्व सिर्फ आपकी जिम्मेदारियों तक सिमट कर रह जाता है। आपकी पहचान सिर्फ कर्मचारी, माता पिता, बेटा बेटी रह जाती है। आप कहीं खो जाते हैं। ये तो बहुत सटीक वर्णन है। तो इस दबाव के जवाब में हम करते क्या हैं? हम और ज्यादा कुशल, भरोसेमंद और उत्पादक बन जाते हैं। हम मल्टीटास्किंग के विशेषज्ञ बन जाते हैं। हम एक कोपिंग मैकेनिज्म यानी गुजारा करने का तरीका विकसित कर लेते हैं। एक तरह की मशीन। हाँ, ये जीवित रहने की एक रणनीति है। मुश्किल ये है कि हम इस रणनीति में इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम इसे ही जीना मान लेते हैं। और यहीं पर सामग्री एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है, जो शायद इस पूरी चर्चा का केंद्र है। लेकिन गुजारा करना और फलना फूलना, थ्राइविंग, एक ही बात नहीं है। सिर्फ दिन काट लेना और जिंदगी को भरपूर जीना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। और इसी से जुड़ी एक और पंक्ति है, एक भरा हुआ कैलेंडर एक खाली केंद्र को छिपा सकता है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। गुजारा करना यानी कोपिंग बाहरी मांगों को पूरा करने और बस किसी तरह टिके रहने के बारे में है। ये सर्वाइवल मोड में जीने जैसा है। जबकि फलना फूलना, थ्राइविंग, आंतरिक संतुष्टि, विकास और आनंद के बारे में है। ये सिर्फ जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों को करने के बारे में है जो हमें सच में ऊर्जा और खुशी देती हैं। और वो खाली केंद्र वाली बात, वो सच में सोचने पर मजबूर करती है। ये खाली केंद्र दिखता कैसा है? क्या ये उदासी है, अकेलापन है, या कुछ और? हासिल करते हैं, जैसे कोई प्रमोशन या प्रोजेक्ट का पूरा होना, और आपको वो खुशी महसूस नहीं होती जिसकी आपने उम्मीद की थी। ये उस एहसास के बारे में है जब हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद से, अपनी जरूरतों से और जो हमारे लिए सच में मायने रखता है उससे संपर्क खो देते हैं। बाहर से सब कुछ भरा पूरा दिखता है, मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, सोशल इवेंट्स, लेकिन अंदर से एक खालीपन लगता है। एक सवाल उठता है कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? और जब उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो वो खालीपन और भी गहरा हो जाता है। ये सब सुन के थोड़ी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। तो क्या ये सामग्री इससे बाहर आने का कोई रास्ता भी बताती है? कोई 5 सूत्रीय योजना? दिलचस्प बात यह है कि ये सामग्री कोई और ज्यादा करने का समाधान नहीं देती। वास्तव में ये इसका ठीक उल्टा करने को कहती है। सही कहा।
कोई लाइफ हैक नहीं, कोई नया ऐप डाउनलोड करने की सलाह नहीं। इसके बजाय यह कुछ बहुत सरल और शायद इसीलिए बहुत मुश्किल काम करने का सुझाव देती है। रुकें, बस रुक जाएं। खासकर जब साल खत्म हो रहा हो तो अगली योजना बनाने की जल्दबाजी करने से पहले रुककर खुद से कुछ सवाल पूछें। और ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि हमारे संस्कृति हमें हमेशा आगे बढ़ने और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करती है। रुकने को अक्सर आलस या विफलता के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक मिनट, बस रुक जाएं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर क्या यह अव्यावहारिक नहीं है? असल जिंदगी में जब ईमेल आ रहे हों, बच्चे इंतजार कर रहे हों और डेडलाइन सिर पर हो, तब रुकना लगभग असंभव लगता है। यह व्यावहारिक कैसे है? यह एक जायज सवाल है। यहाँ रुकने का मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी दिनचर्या के भीतर जानबूझकर आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालना। ये 15 मिनट का भी हो सकता है। यह एक एक्शन उन्मुख संस्कृति में एक विचार उन्मुख कार्य करने का आवाहन है। और इसी ठहराव में सामग्री हमें खुद से 3 ईमानदार सवाल पूछने का सुझाव देती है। ठीक है, तो पहला सवाल है, इस साल मुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने थका दिया? ये सिर्फ शारीरिक थकान के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यह एक तरह का एनर्जी ऑडिट है। यह पहचानना कि कौन सी गतिविधियां, कौन से लोग या कौन सी जिम्मेदारियां हमें ऊर्जा देने की बजाय हमसे ऊर्जा छीन रही थीं। क्या यह कोई विशेष प्रोजेक्ट था या किसी रिश्ते में लगातार होने वाला संघर्ष, या फिर हर किसी को खुश रखने की कोशिश? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ऊर्जा जा कहाँ रही है, हम उसे बचा नहीं सकते। ये समझ में आता है। दूसरा सवाल है, मैंने बहुत व्यस्त होने के कारण क्या करना बंद कर दिया? ये सवाल तो सीधा दिल पर लगता है। शायद ये कोई शौक था, दोस्तों से मिलना था, या बस सुबह की शांत चाय का कप था। हाँ, ये उन चीजों को याद करने का एक तरीका है जो हमारी पहचान का हिस्सा थीं। जिम्मेदारियों के बोझ के दबने से पहले ये उन छोटी छोटी खुशियों को फिर से खोजने के बारे में है जिन्हें हमने जरूरी नहीं समझकर छोड़ दिया था। अक्सर यही छोटी चीजें हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगले साल को सिर्फ भरा पूरा नहीं बल्कि वास्तव में बेहतर क्या बनाएगा? ये सवाल हमारी परिभाषा को ही चुनौती देता है। लक्ष्य कैलेंडर को भरना नहीं है, बल्कि जीवन में गुणवत्ता और सार्थकता लाना है। यहीं पर सोच में असली बदलाव आता है। ये और नए संकल्प जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन चीजों को हटाने के बारे में है जो जरूरी नहीं है। ये लेस इज मोर का सिद्धांत है। शायद एक बेहतर साल का मतलब ज्यादा उपलब्धियां नहीं, बल्कि ज्यादा शांति, ज्यादा स्वास्थ्य और ज्यादा जुड़ाव है। जैसा कि सामग्री में कहा गया है, स्पष्टता और करने से नहीं आती, यह उन चीजों पर ध्यान देने से आती है जो मायने रखती हैं, इससे पहले कि आप उन्हें खो दें। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हम जवाब बाहर खोज रहे हैं, नई नौकरी, बड़ा घर और ज्यादा गतिविधियां, जबकि जवाब अंदर है, ये पहचानने में कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। बिल्कुल, जवाब ज्यादा गतिविधियों में नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता में छुपा है। यह समझने में कि हमारा समय और ऊर्जा कहाँ जा रहे हैं और क्या ये सब उन चीजों से मेल खाता है जिन्हें हम सच में महत्व देते हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमें एक अच्छे जीवन के पैमाने को बदलने की जरूरत है, व्यस्तता के पैमाने से हटाकर सार्थकता के पैमाने पर लाने की। ये चेकलिस्ट वाली जिंदगी से बाहर निकलकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आह्वान है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी रुकना आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। हाँ, उस ठहराव में ही हमें वो स्पष्टता मिलती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सामग्री का अंत ये कहकर होता है कि हमें एक और योजना की नहीं, बल्कि एक ईमानदार नजर की जरूरत है। ये ईमानदारी ही शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। खुद से ये स्वीकार करना कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो शायद हमें हमारी मंजिल तक नहीं ले जा रहा है। और उस ईमानदार नजर के लिए हिम्मत चाहिए। ये स्वीकार करने की हिम्मत कि शायद जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे, यानी हमारी सब कुछ संभालने की क्षमता, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बिल्कुल। और शायद इस ईमानदार नज़र का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा ये स्वीकार करना है कि हमारे जीवन की कौन सी व्यस्तताएं वास्तव में ज़रूरी हैं और कौन सी सिर्फ हमारा खुद का बनाया हुआ दबाव है।
यहाँ एक आखिरी विचार है, क्या हो अगर हमारी जिंदगी के सबसे व्यस्त हिस्से वही हों जिन्हें हमने खुद चुना है, और अब हम उन्हें छोड़ने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। मतलब शायद हम जिस पिंजरे में हैं उसकी चाबी हमारे ही पास है और हमें उसे इस्तेमाल करने से डर लगता है क्योंकि हम नहीं जानते कि उस पिंजरे के बाहर हम कौन हैं। ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ हमें अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। इसमें परफेक्ट आंसर से ज्यादा सही क्वेश्चंस पूछना जरूरी होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और चर्चा के साथ, जहां हम मिड लाइफ की चैलेंजेस, चॉइसेस और क्लैरिटी पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा स्लो होना मत